वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपने 11th क्लास के एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बच्चों बात करें सबसे पहले अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में आए हैं, नया नया आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। और बच्चों अकाउंटेंसी नया होने के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि 10th तक आपने अभी तक अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या आपका एसएसटी हो, तो उसमें आप कह सकते हो मैं शुरू से थोड़ा कमजोर था, मैं ये था, मैं वो था। लेकिन अकाउंटेंसी 11th में आके सबके लिए नया सब्जेक्ट है और सब का जो बेस है वो एक ही लेवल पे है। तो आज तक अगर आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, अकाउंटेंसी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग क्या चीज होती है, अकाउंटिंग कहते किसे। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझाने के लिए मेरे को इसके फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे। उन फीचर्स को बेटा मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और वही आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे कि पास्ट में क्या हुआ करता था, अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस होती थी, सेल की, परचेज की, या किसी को पेमेंट करना है या किसी से अमाउंट रिसीव करना है, ये बहुत कम हुआ करता था। तो ज्यादातर लोग एक मुनीम को रखते थे, उस मुनीम के पास अपनी एक लाल सा रजिस्टर होता था जिसे हम बही खाता कहते थे, और उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती थी कि किस पर्सन से कितना अमाउंट हमने लेना है, किसको कितनी पेमेंट करनी है, कितने का हमने सामान खरीद लिया है, कितने का सामान बेच दिया है। तो बेटा मुनीम करा करता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े होने लग गए, तो एक प्रॉपर मेथड हमें चाहिए था जिससे कि हम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके और उनसे कुछ रिजल्ट निकाल सकें। तो इसके लिए बेटा अकाउंटिंग बनाई गई। तो अकाउंटिंग है क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना। अकाउंटिंग में बेटा सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसी से मिलके अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनती है बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट का यह मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो भी आपका काम है, जिस भी चीज का आप बिजनेस करते हैं, आपकी जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है, तो बेटा अकाउंटिंग करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहले आपको ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके ऑफिस में बहुत सारा सेल होता है, बहुत सारा परचेज होता है, बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं, बहुत सारी रिसिप्ट्स होती हैं। ये सारी की सारी चीजें बेटे आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। क्या है, सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है बेटा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कभी भी अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या करा, अपने ऑफिस के एक जो आपका होनहार पर्सन था, उसने आपको कहा कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, मैं काम छोड़ के जा रहा हूं।
तो एक इवेंट आपके ऑफिस में हुआ कि आपके एक एम्प्लॉय जो कि बहुत होनहार था, उसने कहा कि मैं काम छोड़ के जा रहा हूं। तो बेटा वो काम छोड़ के चला गया, तो ये भी एक इवेंट है, बट आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। हां, अगर वो जाते वक्त ये कहें कि सर मेरा हिसाब कर दो, मैंने 15 दिन काम किया है, इस 15 दिन की मुझे सैलरी दो, मैंने कहा लो अपने 15 दिन की सैलरी दो, अब मैंने जो उसे 15 दिन की सैलरी दी है वो फाइनेंशियल नेचर का है। तो सबसे पहली चीज आपको यह आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल नेचर की हैं, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपके फाइनेंशियल नेचर के हैं। तो फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, जैसे कि सपोज करो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कैश रिसीव्ड। ये जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, ठीक है। क्या है, ये सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के हैं। तो सबसे पहले आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है जिनकी मुझे अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वो होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी की मैं अगर बात कहूं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है। बेटा कोई लव, कोई अफेक्शन, कोई सिंपैथी, कोई भी मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी इसको रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे इंप्लॉय बहुत से सुस्त पड़ गए, वो कह रहे हैं कि हमारा काम में मन नहीं लग रहा सर। तो मैं आया, मैंने उनको मोटिवेशनल कुछ चीजें बताई और वो फिर से वही अपनी पोटेंशियल से काम करने लग गए। तो जो मैंने उनको मोटिवेट करा, हम मोटिवेट को बेटा कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेरे एक इंप्लॉय को कहीं से कुछ धोखा मिल गया, उसके साथ किसी ने धोखा कर दिया और वो बहुत परेशान है, उस परेशानी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपने एक ब्लाइंड को रोड क्रॉस करा दी, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इन चीजों में बेटा मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो पहली चीज तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होने चाहिए, और दूसरा बेटा उनको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड भी कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सके कि वो मनी की टर्म में मेजर हो सकती नहीं हो सकती। बेटा लव, अफेक्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप क्वालिटी, इन किसी भी चीजों को, किसी इंप्लॉय की एबिलिटी, जी ये ज्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, ये ज्यादा होशियार है तो इसको भी रिकॉर्ड करो, नहीं बेटा। हमेशा याद रखना, आप ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट को अकाउंटिंग करने जाते हो जिनको आप मनी की टर्म में बेटा मेजर कर सको। अगर कोई ऐसी चीज जो मनी की टर्म में मेजर नहीं हो सकती, उसको आप बेटा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर दिया, अच्छा ये सेल हुई है, ये परचेज हुई है, ये रेंट दिया है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, और फिर आपने देखा अरे ये सारी चीजें मनी की टर्म्स में है, क्योंकि बेटा जब आप कुछ सामान खरीदोगे तो वहां पे मनी इन्वॉल्व होगा। उस गुड्स का प्राइस, उस सामान का प्राइस, आप कहीं सेल करोगे वहां पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है, आप रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे कर रहे हो, हर चीज में बेटा मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है बेटा? रिकॉर्डिंग का यह मतलब है कि हमने जिन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, अब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। सपोज करो अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं
तो रिकॉर्डिंग बेटा ये सर ये क्या है बेटा, ये है आपने परचेज करा, रिकॉर्ड कर लो, आपने सेल करा, रिकॉर्ड कर लो, आपने रेंट पे करा, रिकॉर्ड कर लो, आपने सैलरी पे करी, रिकॉर्ड कर लो। इन सब को बेटा रिकॉर्ड करा जाता है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या। अगर सेल हुई तो कितने की सेल हुई, परचेज हुआ तो कितने का परचेज हुआ, यहां पैसा गया तो कितना गया, यहां से पैसा आया तो कितना आया। ये सारी चीजों को बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और बेटा जिस बुक में रिकॉर्ड करा जाता है बेटा, एक अकाउंटिंग टर्म में नए नए वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, उसका नाम है बेटा जर्नल। क्या है, जर्नल। आप कहोगे कि सर ये जर्नल क्या है, बेटा जर्नल अकाउंटिंग की एक ऐसी बुक है जहां पे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाता है। सेल हो गई, सबसे पहला काम उसको जर्नल में लिखो, रिकॉर्ड करो उसमें। परचेज हो गई तो सीधे उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो। कैश पेमेंट करा, जर्नल में रिकॉर्ड करो। कैश रिसीव्ड करा, जर्नल में रिकॉर्ड करो। तो सबसे पहला काम है रिकॉर्ड करने का। और रिकॉर्डिंग बेटा जिस बुक में करा जाता है उसको हम कहते हैं जर्नल। और इस जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस जर्नल को, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, समझ आया बेटा रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है। रिकॉर्डिंग मतलब सबको रिकॉर्ड करना। फिर बेटा उसके बाद अगला पॉइंट है क्लासिफाइंग का। अब आप कहोगे कि सर ये क्लासिफाइंग क्या है। बेटा क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, आपने चीजों को रिकॉर्ड तो कर लिया, अब रिकॉर्ड करने के बाद आपको बेटा क्या करना है, उनको अलग अलग क्या करना है, आपको उनको अलग अलग क्लासिफाई करना है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये। सर ये क्या है बेटा, आपने सबसे पहले परचेज को क्लासिफाई करा। परचेज को क्लासिफाई करने का क्या मतलब है, आपने देखो जरूरी है कि सिर्फ आप एक बार परचेज करते हो सकता है आप एक महीने में 10 बार परचेज करें, हर महीने 4 बार परचेज करें। परचेज बहुत सारी होती है बेटा, ऐसा थोड़ी होता है एक बार परचेज कर लिया बस खत्म। नहीं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते रहते हैं बेटा, परचेज सेल करते रहते हैं। तो अब आपको सारी की सारी परचेज को एक साथ लाना है। क्या लाना है, सारे के सारे परचेज को आपको एक साथ लाना है कि मैंने टोटल कितने का परचेज करा। दूसरा, आपको सारी सेल को एक साथ लाना है, आपको सारा सैलरी एक साथ लाना है, आपको सारा कैश एक साथ लाना है। समझ रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी आपने चीजों को रिकॉर्डिंग करी है, उस रिकॉर्डिंग को फिर आप अलग अलग बेटा क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई करने से आपको एक्चुअल में पता लगता है कि आपने करा कितने अमाउंट की वो चीज है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आप रिकॉर्ड करते जा रहे थे, परचेज हुआ, सेल हुआ, कैश रिसीव, कैश पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, परचेज, सेल, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन जब आपने उन सारे में से सिर्फ परचेज को एक जगह लिख लिया, उन सब में से सेल को एक जगह लिख लिया, उन सारी चीजों में से कैश को एक जगह रख लिया, तो इससे आपको यह पता लग जाता है कि इस साल टोटल परचेज कितना हुआ, इस साल टोटल सेल कितना हुआ, इस साल टोटल कैश गया कितना, टोटल कैश आया कितना, इस साल टोटल सैलरी पे कितनी करनी पड़ी। तो बेटा इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्लासिफाई करना जरूरी है। और जिस बुक में आप क्लासिफाई करते हो, अकाउंटिंग में उसे लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, लेजर। ठीक है, तो लेजर बेटा एक ऐसी बुक है, ठीक है, लेजर एक ऐसा बुक है जहां पे सारी के सारे ट्रांजैक्शंस में जो ये वर्ड यूज होते हैं, इनको अलग अलग क्लासिफाई करा जाता है।
और क्लासिफाई करने से हमें डिटेल में एक आइटम के बारे में पता लगता है। ठीक है, आपने बेटा रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड के बाद आपने चीजों को क्लासिफाई भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं और रफ करने के बाद आगे की चीजें बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात सुन लो। बेटा जब आप चीजों को क्लासिफाई कर देते हो, क्लासिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, आपका फिफ्थ पॉइंट, समराइजिंग। आप कहोगे कि सर ये समराइजिंग क्या है? अब ये समराइजिंग क्या है बेटा? देखो, सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करा। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया बेटा? उनको देखा कि ये मनी की टर्म में मेजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद आपने उनको रिकॉर्ड करा, और जिस बुक में रिकॉर्ड करा जाता है उसे जर्नल कहा जाता है। फिर बेटा आपने उनको क्लासिफाई करा, और जहां पे क्लासिफाइंग होता है उस बुक को हम लेजर कहते हैं। उसके बाद बेटा आप समराइजिंग करते हो। आप कहोगे कि सर ये समराइजिंग क्या है? समराइजिंग का मतलब है बेटा सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या बनाना? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है बेटा? एक बात बताओ, आपने जब जर्नल में चीजों को रिकॉर्ड करा या जब आपने लेजर में चीजों को क्लासिफाई करा, हो सकता है उस वक्त पे आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए। तो बेटा उस वक्त पे जो आपसे कोई मिस्टेक हो या आपसे बेटा कोई गलती हो, उस गलती को आपको कौन बताता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपकी कोई अगर मैथमेटिकल गलती हुई है, आपने अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, या आपने और कोई मिस्टेक कर दी, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता है ट्रायल बैलेंस। क्या करता है? ट्रायल बैलेंस। समझ आया बेटा? तो ट्रायल बैलेंस आपको यह बताता है कि जब आप जर्नल कर रहे थे, जब आप लेजर कर रहे थे, उस वक्त पे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब आपका जब बेटा ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप दो चीजें बनाते हो। एक बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड चीज आप बनाते हो बेटा बैलेंस शीट। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मतलब सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस बनाया जर्नल लेजर कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हो, और फिर अपना आप बैलेंस शीट बनाते हो। और इसी ट्रेडिंग एंड इसको कहा जाता है बेटा फाइनल अकाउंट। क्या कहा जाता है? फाइनल अकाउंट, या इसका एक नाम और है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपका फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और बैलेंस शीट भी है। अब ये क्या है और इनका अकाउंटिंग में क्या यूज है बेटा? ये फाइनल रिजल्ट है। आपने अभी तक जो मेहनत करी है, आप बेटा अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे? सर हम अकाउंटिंग इसलिए कर रहे थे ताकि हमें पता लगे कि हमने इस ईयर क्या कमाया और क्या गवाया। तो बेटा यही जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट
आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता है। क्या बताता है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। अब आप कहोगे कि सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? बेटा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, जैसे कि मैं ये साल की बात करूं 20 से लेके 31 मार्च 21। आपने कभी अपने स्कूल का एकेडमिक ईयर देखा है? बेटा फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर के हम बुक्स बना रहे हैं, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। और बेटा ये ज्यादातर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे कि मैं बात करूं, ये जो करंट वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो चुका है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा बेटा 31 मार्च 2021 को। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया था बेटा वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 19 को और वो खत्म हुआ था 31 मार्च 2020 को। तो बेटा ये फाइनेंशियल ईयर है। अकाउंटिंग हम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 10 साल की अकाउंटिंग एक साथ करते हैं। हर साल हम अपने बुक्स को बेटा क्लोज करते हैं और बुक्स को क्लोज करके हम अपना रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं साल के आखिरी में। तो बेटा हम ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने क्या प्रॉफिट अर्न करा। क्या बताता है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने क्या प्रॉफिट अर्न करा या हमने क्या लॉस इंकर्ड करा। इस बारे में बेटा हमें कौन बताता है? हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इस साल क्या कमाया और या इस साल क्या गवाया। अब पता नहीं है गवाया ऐसे लिखते हैं कैसे, ठीक है। तो बेटा ये हमें बताता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। जबकि जो हमारी ये बैलेंस शीट है बेटा, बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है हमारी बैलेंस शीट की हमारी हैसियत क्या है मार्केट में, हम पे है क्या चीज। तो बेटा बैलेंस शीट आपका एक साइड उसकी लायबिलिटीज होती हैं और दूसरी तरफ बेटा उसकी एसेट होती हैं। अब आप कहोगे कि सर ये लायबिलिटीज क्या है और ये एसेट क्या है। बेटा लायबिलिटीज का मतलब है ऐसी चीजें जो आपके सर पे उधार हैं, ऐसी चीजें जो आपको किसी और को लौटानी है। अगर मैं कहूं मेरी 10 लाख की लायबिलिटी है, मतलब मैंने वो 10 लाख किसी और को लौटाना है। और अगर मैं कहूं मेरे पे 10 लाख की एसेट है, तो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि पहली चीज आपने ओन कर रखी है, मैं उसका ओनर हूं, वो मेरी है और बेटा उसका मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है या अभी मिल रहा है। उसको बेच के मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसका मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जैसे कि मैं कुछ एसेट के एग्जांपल दूं, जैसे कि आपकी लैंड, आपका मशीनरी, आपका प्लांट, आपका फर्नीचर, आपका बैंक बैलेंस, आपके हाथ में कैश, ये सब बेटा आपकी एसेट है। और इस एसेट और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल से हम अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन पहले चैप्टर में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल पोजीशन मींस, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास कितने अमाउंट की एसेट है, जो कि कितने की मेरे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी डजंट मीन कि सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, ऐसी चीज जो आप जिसके मालिक हो और उसका फ्यूचर में कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो आप कभी भी बेचोगे तो उससे आपको कुछ पैसा आएगा। और आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, इससे पता लगता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेटा ये बैलेंस शीट हमें इस चीज के बारे में बताती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो समराइजिंग के अंदर सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बताता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में कि जब आपने जर्नल करा था या लेजर करा था उस वक्त पे कोई गलती करी होगी तो बेटा वो ये आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बोले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा या कितना लॉस इनकर्ड करा। और थर्ड वन इज बैलेंस शीट, जो कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास कितने की असेट है और कितने की लायबिलिटीज है। तो ये पार्ट है बेटा समराइजिंग का। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई करा, फिर देखा क्या ये मनी की टर्म में मेजर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद मैंने उनको रिकॉर्ड करा, जिस बुक में रिकॉर्ड करता हूं उसे जर्नल कहते हैं। फिर मैंने उनको अलग अलग क्लासिफाई किया और जिस बुक में क्लासिफाई करता हूं उसे लेजर कहते हैं। फिर बेटा क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग किया, उसमें मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है सर, बेटा उसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट आता है एनालिसिस का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहली चीज आप मेरे को बताओ, आपने इतना सब कुछ करा, अब इसका आप एनालिसिस भी करते हो। देखो आपको पीएनएल अकाउंट ने आपका प्रॉफिट या लॉस बता दिया, अब आप इसका ये एनालिसिस करोगे कि पिछले साल मेरे को कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। सपोज करो पिछले साल आपका प्रॉफिट 5 लाख था, इस साल आपका प्रॉफिट बढ़ के 7 लाख हो गया, तो यह आपने एनालिसिस किया ना। या हो सकता है पिछले साल आपका प्रॉफिट 10 लाख हो, इस साल 8 लाख हो, तो आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि मेरे प्रॉफिट में 2 लाख का रिडक्शन क्यों आया। सर क्योंकि हमने नए एम्प्लॉय हायर करे थे और नए एम्प्लॉय को हायर करने से हमारी जो सैलरी है वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो बेटा ये एनालिसिस का काम करना, जो आप पे रिजल्ट आ गए उस रिजल्ट से एनालाइज करना कि हमारी अकाउंटिंग के हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या हमारे बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है। समझ रहे हो बात को। पिछले साल सारे खर्चों को एनालाइज करना, मतलब पिछले साल के खर्चे एक तरफ रखना, इस साल के खर्चे एक तरफ रखना। यार पिछले साल तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 था, अब की बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल 14,000 क्यों आया। फिर जवाब देंगे सर हमने एक मशीनरी नई सेटअप करी है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बिल आ रहा है। तो बेटा इन सबको कहते हैं एनालाइज करना। तो अकाउंटिंग सिर्फ आपका बेटा सिर्फ आपको बता देना क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वहां तक सीमित नहीं है, उसके आगे जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो भी बेटा आपका कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो 7th पॉइंट है वो है कम्युनिकेटिंग। क्या है बेटा, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब है, कम्युनिकेटिंग का यह मतलब होता है बेटा आपके अकाउंटिंग करने से जो भी आपके ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कहते हैं, ये बहुत लोगों को आपको देने पड़ते हैं। इन्वेस्टर जिसने आपके वहां इन्वेस्ट किया है वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, तभी तो वो देखेगा कि मैं अपना पैसा और इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आपका बैंक जिसने आपको लोन दे रखा है वो भी अपनी रिकवरेबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या मेरा ये क्लाइंट जिसको मैंने लोन दे रखा है क्या ये मेरे लोन को रिपे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे सप्लायर मुझे उधार देने से पहले बेटा चेक करेंगे कि मेरी वो पोजीशन है भी या नहीं है। तो बेटा कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है आपके जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं, जो आपने ये सब कुछ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इन स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना। और किससे कम्युनिकेट करना, आपके बेटा जितने भी यूजर हैं। यूजर कौन, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, आपके सप्लायर हो गए, आपका बैंक हो गया, इन सबको बताना इस बारे में, ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बेटा ये जो सारी की सारी मैंने 7 चीजें बताई हैं, इसी से मिलके आपके अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन जाती है कि अकाउंटिंग आपकी ऐसी आर्ट है जिसमें आप सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हो जो कि मनी के टर्म में है, उनको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करने के बाद फाइनेंशियल रिजल्ट निकालते हो,
और उस फाइनेंशियल रिजल्ट का एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग करते हो, दैट्स इट। यही आपकी अकाउंटिंग है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन और इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और समराइज करके जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का एनालाइज करना, उसको कम्युनिकेट करना आपकी अकाउंटिंग है। ठीक है, तो यहां पे हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी कवर कर ली है और उसके साथ साथ हमने अकाउंटिंग के फीचर भी, ये जो मैंने 7 पॉइंट आपको लिखवाए हैं बेटा, ये अकाउंटिंग के आपके फीचर भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो बच्चे, थैंक यू सो मच।